हेलो वेलकम बैक। आज का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जो एसी वेव हमने आपको कराया था। एसी वेव के पूरे 3 लेक्चर कंप्लीट कराया था। तो एसी वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। हालांकि यहाँ के क्वेश्चंस मैं उस टाइप से लूंगा जिसमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किए जाते हैं, फिर से हम कैलकुलेट एसी वेव के अंदर करेंगे जो एसी हमारा एक चैप्टर भी है। यहाँ पे हम देखते हैं चूंकि एसी वेव कैलकुलेशन दे दिया था जिसमें हम आरएमएस, एवरेज, पीक इन वैल्यू को कैलकुलेट करा। अब यहाँ से क्वेश्चन एक देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है एसी वोल्टेज सोर्स, जिसमें वोल्टेज का एसी जब भी होगा वो साइनसोइडल फॉर्म में होंगे, है ना। एसी ये वैल्यू हमेशा साइनसोइडल फॉर्म में होगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड चेंज करता है साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। पासेज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 5 ओम के रेजिस्टेंस हो गए, क्या होता है आपका एसी वेव गुजर रहा है, ये सोर्स है ना। देन फाइंड RMS एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट मांगा है उस एलिमेंट के क्रॉस, किसके क्रॉस, 5 ओम के क्रॉस बोला है। करंट इसमें बताइए कितना गुजरेगा थ्रू ए 5 ओम रजिस्टर, यानी एक 5 ओम का रजिस्टिव सर्किट है, यानी 5 ओम का रजिस्टिव लोड है। और यहाँ से जो एसी वेव दिया गया है, ध्यान रखिए एसी वेव का सिंबल ऐसे देते हैं कहीं भी, या ये समझिए एसी के लिए सिंबल ऐसे, और डीसी कहीं देना होता है तो अंदर में प्लस माइनस रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए एसी वेव जिसका वोल्टेज दिया है वी ऑफ टी। अब वी ऑफ टी के रिस्पेक्ट में कितना वोल्टेज दिया है इन्होंने, वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में इन्होंने दिया है कि जो एसी सोर्स है जनरेटर होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा होगा, जिसका मान है 20 साइन ओमेगा टी। ये आपका गिवन वोल्टेज है और ये लोड है। तो पूछ रहा है इससे जाने वाला करंट आरएमएस में बताइए और इससे जाने वाला करंट का पीक वैल्यू बताइए, जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है। यही तो क्वेश्चन है आपको गिवन, है ना। इसको रफ कर देता हूं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए आपको पता है कि यहां भी हम ओम्स लॉ अगर लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां भी अगर ओम्स लॉ लगाते हैं, करंट पूछा है जिसको अलग अलग टर्म से हम पहले ही वाकिफ हैं क्योंकि मुझे बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि ये वोल्टेज तो अलग ही टर्म में दिया हुआ है ससुरा, है ना। क्योंकि अगर बात करोगे यहाँ पे कि एक 10 होता है 20 होता है तो आसानी से अपन कैलकुलेट करते हैं 20/5, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होगा, है ना। तो हम वहाँ पे करंट के लिए वोल्टेज में भागा रेजिस्टेंस को दे देंगे। लेकिन इसको कैसे करें साइन ओमेगा टी, तो सबसे पहले चीज़ों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था एसी वेव के अंदर तो क्या क्या चीज़ें होती है उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले जो वेव दिया हुआ उसको रिप्रेजेंट करिए। ये वेव 20 साइन ओमेगा टी का क्या मतलब होता है, यानी वोल्टेज सोर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू ये क्या है, वी मैक्सिमम, ये वीएम साइन ओमेगा टी। इसी से कंपेयर करेंगे कभी भी करेंगे तो, यानी मैक्सिमम वोल्टेज इस वेव में कितना है 20 वोल्ट, यानी वीएम अगर कोई पूछे तो इस सर्किट में कितना है जी 20 वोल्ट। इस सर्किट में वोल्टेज है 20 वोल्ट, ठीक है ना। अब 20 वोल्ट अगर इस सर्किट में गिवन है ऑलरेडी तो आपको करंट पता करना है, ठीक है। अब लेकिन ये समझिएगा वेव से, उस वैल्यू को वेव से समझिएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20 वोल्ट, इसका नाम क्या है वीएम, या इसी का नाम क्या है वी पिक, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चलिए अगर ये गिवन है और ये वी ऑफ टी का ग्राफ होगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू घट रहा है बढ़ रहा है, वो वी ऑफ टी है ना। अब चलिए ये ओमेगा इंटू टी, या फिर इसी को थीटा बोलते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी थीटा। चलिए यहाँ पे आप समझिएगा। अब ये क्या है, कभी ये वेव जीरो भी होता है, कभी इतना भी होता है, कभी मैक्सिमम इतना है, तो हमेशा तो नहीं है। तो हमेशा 20 वोल्ट बोल दिया जाए कि इस सोर्स का 20 वोल्ट है, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, कभी तो जीरो भी तो हो जा रहा है ना। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया था, आरएमएस भी निकालने के लिए सीखा था, समझिए। यानी मैक्सिमम वोल्टेज अगर कोई पूछे या पीक वोल्टेज पूछे या पीक मैक्सिमम बोले तो कितना इस सर्किट का 20 वोल्ट, लेकिन हमेशा तो नहीं है 20। तो एक टर्म हमने और सीखा था वी आर एम एस, यानी इस वेव का आरएमएस वोल्टेज कितना होगा, तो हम कहेंगे जो मैक्सिमम है उसी का √2, है ना। मैक्सिमम जितना है उसका √2 से अगर डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इस वेव का मैक्सिमम है, इसको आप क्या कर दीजिए, जो भी 20 है उसको √2 से भागा दे दीजिए।
अब √2 से देने के बाद हो सकता है कि 12 पे चला जाए, 14 पे चला जाए, है ना, भागा देंगे तो 14 पे चला जाए। तो अगर ये हाइट इतना बड़ा 20 है, मान लीजिए 20 मीटर से समझाता हूँ, 20 मीटर हाइट है, तो कोई कहेगा 20 भागा √2 कीजिए, तो हम कहेंगे मान लीजिए कि 14.14 चला गया। तो इसका मतलब यानी ये हाइट जो RMS का हाइट पकड़ेगा वो यहाँ पकड़ेगा, कहाँ पकड़ेगा, यहाँ पे। यानी अगर 20 को आप डिवाइड करेंगे, यानी RMS की बात की जाए तो 20/√2, यानी √2 1, अगर आपको ये डाटा पता हो तो तुरंत वैल्यू भी निकाल सकते हो। 1/√2 का मान हमने आपको बताया था 0.707 क्रॉस 20, तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे 14.14 वोल्ट, हुआ कि नहीं। यानी मैक्सिमम का √2वां भाग, तो मैक्सिमम 20 था तो उसका √2वां भाग, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज आ गया 14.14 वोल्ट। इस वेव का RMS लेते हैं, एवरेज लेंगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो जाएगा, पर हम RMS लेते हैं। RMS कितना आया, ये इतना आया, तो ये मतलब इस वेव का हाइट अगर यहाँ से यहाँ तक का हाइट आप कह सकते हो 20 है, तो कोई कहेगा यहाँ से यहाँ तक का हाइट RMS के लिए ये कितना होगा 14.14 वाई एक्सिस पे। बोलिए क्लियर है कि नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक का 20 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक का 14.14, तो 14, तो यानी 14.14 कौन सा RMS वैल्यू होगा। और वही होना भी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हमेशा तो नहीं है तो हमेशा 20 को ले लें, नहीं लेंगे, RMS लेते हैं। पीक जरूर है मैक्सिमम, जो कि साइन के कितने डिग्री पे होता है, हमेशा 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पीक आपने देख लिया, है ना। अगर आपसे यही कोई बोल देता एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितना होता है, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, एवरेज वैल्यू क्या होता 0। अगर यहीं पे कोई पूछ देता मैथमेटिकली इस चीज़ को समझिए कि V एवरेज कितना हो जाता है, समझिएगा। अभी क्वेश्चन वहीं पर धरा हुआ है, क्वेश्चन को हम देखेंगे, पहले इसी को हम एलिब्रेट कर देते हैं आपको चीज़ों को। V एवरेज कोई पूछ देता है तो हम कहते हैं एवरेज किसके लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, किसके लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे 0। AC में एक वैल्यू एवरेज जो होता है कंप्लीट वो क्या होता है 0। लेकिन हम एक चीज़ और भी देखे थे AC वेव का, क्या देखे थे AC वेव का, समझिएगा क्या देखे थे AC वेव का, कि RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू होता है, लेकिन या तो प्लस का निकल लीजिए, यानी आधा वेव का ले सकते हैं, समझिएगा। अगर कोई कहेगा कि हाफ वेव का एवरेज बताइए, तो हम कहेंगे हाँ निकल जाएगा। हाफ वेव का क्यों नहीं निकलेगा, 180 डिग्री पे सिर्फ इतना ही दे दे, बाकी को हटा दे, कहेगा इतना बताइए, तो सब प्लस है, कम से ज़्यादा तक गया है, फिर कम हो रहा है, तो भाई उसका तो एवरेज निकल जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस AC वेव का कोई औसत, हाफ वेव का औसत पूछे तो जी निकल जाएगा। या फिर रेक्टिफाइड आउटपुट वैल्यू का कोई एवरेज पूछे, यानी आपसे ऐसा पूछते V एवरेज ऑफ किसका, रेक्टिफाइड आउटपुट का, V एवरेज रेक्टिफाइड आउटपुट का। यानी रेक्टिफाइड आउटपुट आपको पता है, हमने वेव की थ्योरी में बताया था, यानी इसको अगर रेक्टिफाइड से गुजारा जाए, AC वेव को रेक्टिफाइड, यानी आपके मोबाइल चार्जर से को गुजारा जाए, क्योंकि मोबाइल चार्जर एक रेक्टिफाइड है, AC को कन्वर्ट करता है DC में, यानी इसका वेव कैसा बन जाता है, ऐसा। तो देखिए सब प्लस प्लस हो गया, तो इसका औसत नहीं निकलेगा क्या, निकलेगा। जब इसका कोई भी औसत बोले तो यहाँ देखिए इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, ओनली पाई, टाइम पीरियड कितना हो गया पाई, तो एक पाई का निकालिए या इन्फानाइट पाई का निकालिए, सबका औसत तो वही होगा। हम कितना अच्छा क्लास का एग्जांपल आपको बताए थे, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसका औसत आपको पता है 2Vm/पाई, इसका औसत क्या होता है 2Vm/पाई। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितना दे देता है, इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितना देगा आपको, समझिएगा। ये वैल्यू देता है 0.637। अभी इसकी चर्चा नहीं की जा रही है, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कहीं ये सिर्फ डाटा दे दिया जाता है तो उसमें कितने पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये तो होते हैं कि कॉन्सेप्ट कितना आपको बेसिक पता है, ये बेसिक चीज़ें पता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अटैक मार देते हैं अपन। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज़्यादा इतना बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, प्रैक्टिस बहुत कर ले तो। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो किसी टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मतलब होता है ऑफ कितना होता है Vm, अगर इसको भागा देंगे 2/पाई को, भागा देंगे आप 2/पाई को, तो ये वैल्यू होता है 0.637 भी ले लो इंटू Vm, यानी 0.637 गुना मैक्सिमम वोल्टेज कितना है जी 20, मैक्सिमम कितना है 20। इसका मतलब जो वोल्ट आएगा
वही इस सर्किट का इसका औसत होगा। क्या कि इस वेव को एसी वेव रेक्टिफायर से गुजरा गया, ये वेव जब बनेगा उसका जो औसत निकलेगा वो यही होगा, कहलाएगा वी एवरेज। या फिर कोई हाफ साइकिल का सिर्फ पूछ दे, एसी के सिर्फ इस हाफ से इतने ही दूर का कोई पूछ दे औसत, तो हमारा कितना होगा, ये होगा। लेकिन जब रेक्टिफाई कर दे हाफ साइकिल, हाफ रेक्टिफायर हो, प्लस हो, फिर खाली हो, फिर प्लस हो, तो उसका जब औसत निकाला जाता है तब Vm/π ही होता है। कब होता है Vm/π? वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई जाएंगे ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट। हालांकि आगे मेजरमेंट के अंदर भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब पीएमएमसी के थ्रू किसी एसी वेव को मेजर करना हो, जबकि पीएमएमसी हमेशा डीसी को ही मेजर करता है। आप आगे पढ़िएगा मेजरमेंट के अंदर तो देखिएगा पीएमएमसी हमेशा डीसी को मापता है, एसी को नहीं मापता है। लेकिन कई बार आपके घरों में एसी सिग्नल हो और पीएमएमसी ही इंस्ट्रूमेंट हो, तब कैसे मापा जाए, तो हम वहीं पर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके। और रेक्टिफायर करके करते हैं तो हमारा डीसी में कन्वर्ट होता है, उसको पीएमएमसी माप देता है। तो वहीं पे एक चीजें होती है कि 2Vm/π या Vm/π, है ना, 2Vm/π या Vm/π। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मेजरमेंट में तो मैं ऑलरेडी कराता हूं, हालांकि यहाँ पे सर कराए होंगे आप लोगों को, तो इन सब चीज़ों को आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रहे। अब इसको इससे गुना करेंगे, जो भी वैल्यू होगा वो उस रेक्टिफाइड वैल्यू का एवरेज वैल्यू होगा। रेक्टिफाई इसका कोई एवरेज कह दे कंप्लीट साइकिल के तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस साइकिल का जब पॉजिटिव साइकिल ये रेक्टिफाई होकर जब डाटा आता है, उसके लिए होता है 2Vm/π। और 2Vm/π जो होता है ये इस तरीके से होता है। लेकिन कोई कहे कि हाफ साइकिल का देखिएगा ऐसा भी होता है, ये यहाँ से आया, फिर बीच में कुछ नहीं, फिर यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से कुछ नहीं, तो समझिएगा। तो ऐसे साइकिल, ऐसे कंडीशन में तो साइकिल तो 2π का हो जाता है। साइकिल क्या होता है, 2π का। साइकिल 2π होता है तो टाइम पीरियड 2π 1/π से जहाँ भागा होना था 2π से भागा होगा तो 2 कट जाता है, तो इसका औसत वैल्यू Vm/π होता है। ये सब आपको मेजरमेंट में पढ़ना है, मेजरमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो सब चीज़ फटाफट समझ में आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल रहे। चलिए, मैं ऑलरेडी आप लोगों को मेजरमेंट करा रखा हूँ, है ना। चलिए देखते हैं। मेजरमेंट में जब आप इस सब चीज़ करोगे ना तो इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेजरमेंट कितना आसान होता है। चलिए, यहाँ पे हमने इन चीज़ों को देख लिया। अब यहाँ से बढ़ते हैं, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, जो भी गुना करके डाटा आएगा उस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि हमने ये देखा कि सिर्फ ये वेव रहेगा तो कितने पैरामीटर कैलकुलेट हो सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा उसे आप कर लेंगे। हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आपको पता चल गया है कि ये जो डाटा है तो ये तो इसमें है, लेकिन इसमें RMS का भी लिखना हो, RMS अगर लिखना हो तो हमको पता चल गया RMS कितना निकला है जी, Vm/√2। यानी इस वेव का जो 20 sin ωt है, इस वेव का कोई RMS बोले तो दिस वैल्यू यानी 14.14 वोल्ट। बताइए कांस्टेंट डाटा मिल गया कि नहीं। अब इसको भागा नहीं दे सकते हैं, यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा 14.14, यानी RMS में डिवाइड कर रहे हैं, यानी RMS बटा रेजिस्टेंस 5, यानी क्या किए हैं VRMS को भागा दिए हैं R से। तो हमेशा कौन सा करंट देगा, IRMS ही देगा। हमेशा कौन सा करंट देगा, IRMS ही देगा। इसका मतलब 14.14 डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर इज योर RMS करंट, ऐसा नहीं कि 20 देखें सीधे ही भाग दे दिए। अगर पीक करंट पूछा है तब काम आएगा। देखिए, अगर पीक करंट पूछा जाएगा आपसे कि आई पीक क्या होता है, तब हमको पीक करंट पूछा है तो V पीक से भागा देंगे किसको, इस रेजिस्टेंस को। अगर पीक पूछा जाए तो V पीक से भागा देंगे रेजिस्टेंस को, तब भी चीज़ें निकलेगा, समझिएगा। यानी आई पीक अगर निकालना है, नीचे दिख रहा है क्या, दिख रहा है। आई पीक अगर निकालना है तो V पीक कितना है, यही ना V पीक जी, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 20, तो 20 पीक वैल्यू को भागा देंगे इससे तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा जी 4 एम्पियर। 5 से भागा दे दिए, इसी को IM भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पीक करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। पीक करंट कितना हो गया 4 एम्पियर। जबकि यहाँ भागा दूँ तो RMS क्या होगा, 4 से कम होगा। जब इस सर्किट में जाने वाला मैक्सिमम करंट अगर 4 एम्पियर है तो इससे जाने वाला करंट कितना होगा 5 3 15, 3 एम्पियर से भी कम। RMS कितना होगा 3 एम्पियर से भी कम होगा। यानी इसका √2वां भाग, इस करंट का √2वां भाग हमारा RMS करंट होना चाहिए,
ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो कि करंट कितना आएगा। चलिए अगर ये डाटा निकल गया तो मैं और चीज़ इसमें समझाऊं कि अगर करंट का वेव बनाना है, यानी करंट किस तरीके से जा रहा होगा, समझिएगा ये वैल्यू क्या क्या रिप्रेजेंट। यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, एनालिसिस करा रहा हूँ कि एक्चुअली चीज़ें हो क्या रहा है, सर्किट में होता क्या है। ये क्वेश्चन बताना कितना सिंपल है, ये तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन एनालाइज करना एक्चुअली होता क्या है, और मैं वही चीज़ को बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ एक एक चीज़, ताकि बेसिक जितने आपके बिल्ड होंगे आप कहीं नहीं अटकोगे। चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सेमेस्टर के एग्जाम हो, छोटे से छोटे एग्जाम हो, बड़े से बड़े एग्जाम हो, आपके फंडामेंटल बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये डाटा तो आपने निकाल लिया, लेकिन इसको अगर सीखेंगे तो बहुत चीज़ सीखना है, इसमें बहुत एनालिसिस कर सकते हैं। एक छोटा सा चीज़ मैं कहता हूँ, देखिए अगर मैंने बोला कि ये वोल्टेज था तो आपने बोला कि ठीक है वोल्टेज था, तो आपने वोल्टेज का एक वेवफॉर्म भी बना दिया, लेकिन ये जो वोल्टेज दिया था ये इस फॉर्म में, तो इसको बोला आपने 20 है, और ये चूंकि वेव किसका है, साइन थीटा का या साइन ओमेगा टी का, उसको शूट करा दिया, मैक्सिमम वैल्यू है 20, तो 20 साइन ओमेगा टी वी ऑफ टी का ग्राफ हो गया। अब कहेगा कोई कि इस जाने वाले करंट का वेव फॉर्म के टर्म में बताइए। अगर मान लीजिए ये तो हमने न्यूमेरिकल डाटा निकाल दिया, अगर किसी ने ये बोल दिया होता कि करंट का भी वेव फॉर्म बताइए, तो हमने देखा कि ये बड़ा वेव फॉर्म बना लेते, क्योंकि 20 का मैग्नीट्यूड इतना लेंगे और करंट बेचारा 4 निकला है, तो और छोटा वेव फॉर्म बन जाएगा ना। अगर आपको बनाना है तो मैं यहाँ बना देता हूँ, समझिएगा 20 को बड़ा कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो, समझिएगा न्यूमेरिकल डाटा एकदम मैग्नीट्यूड वाइज, ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ये देखिए 20 का इतना बड़ा मैग्नीट्यूड ले लिया, ये 20 का मैग्नीट्यूड ले लिया, किसका है, वी ऑफ टी का, और ये किसको फॉलो कर रहा है, साइन ओमेगा टी के ग्राफ को, इसीलिए 20 साइन ओमेगा टी के ग्राफ को फॉलो किया है। अब देखिए, अब एसी की बात करें, करंट की बात करिए तो वोल्टेज का लिए हो गया। अगर आप करंट की बात करोगे, आई ऑफ टी की बात करोगे, क्योंकि करंट भी तो जब इस वेव में यहाँ से जाने वाला वेव फॉर्म ऐसा है, तो हमेशा करंट भी बेचारा इस लोड पे कैसा चल रहा होगा, ऐसा ही। इसमें वोल्टेज भी साइनोसॉइडल और करंट भी साइनोसॉइडल। जब आपका वेव यहाँ से वोल्टेज अप्लाई साइनोसॉइडल होता है, तो इसमें गुजरने वाला करंट भी किस नेचर का होता है, साइनोसॉइडल नेचर का होता है। अगर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है तो करंट के अंदर भी फ्रीक्वेंसी होगी, करंट की भी फ्रीक्वेंसी होगी जब वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है। और सेम फ्रीक्वेंसी, अगर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो करंट की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। तो देखिए ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है, जिसको आप बस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब कोई कहा कि करंट का वेव फॉर्म बताइए, आपसे कोई पूछता कि नहीं हमको करंट और वोल्टेज मत दीजिए, आपसे यही पूछ देता है इसी क्वेश्चन में, करंट वोल्टेज हमको मत बताइए, हमको बताइए कि एसी का वेव फॉर्म कैसा बनेगा। तो वेव फॉर्म में कौन पैरामीटर कहाँ होगा, तो समझिएगा जिस तरीके से ये कंप्लीट 2 पाई, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी है तो 2 पाई पे ही इसको कवर करना पड़ेगा, 2 पाई पे ही कवर करना पड़ेगा। चलिए आगे भी इस तरीके से चलेगा। अब करंट का वेव फॉर्म के टर्म में पूछता, आपसे मान पूछता ही नहीं, यहाँ पूछता है कि बताइए करंट का वेव फॉर्म कैसा होगा 5 ओम के क्रॉस, है ना। तो अब समझिए हमको डाटा तो निकालना ही पड़ता है, डाटा निकाले बिना हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना करंट निकला है, 20 वोल्ट को भागा दिए 4 से, तो मैक्सिमम करंट कितना है 4 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ इस वेव फॉर्म में 4 एम्पियर इसका मैक्सिमम करंट है, ठीक है ना। 4 एम्पियर आपका क्या हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया। लेकिन कोई पूछता आरएमएस, तो हम कहते हैं आरएमएस तो ये है भाई 14/10, इसका आरएमएस, इसका मतलब 4/√2 कर दीजिए, वही वैल्यू होगा। यानी इस वेव में आरएमएस कहाँ जाएगा, 4/√2 एम्पियर, 4/√2 एम्पियर, और ये ग्राफ इसका होगा, ये वेव फॉर्म होगा हमारा। और 2 पाई यहाँ पे भी होगा इसका, अगर 2 पाई है और ये इसका पाई है तो यहाँ भी इसका, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। देखिए इसका मैग्नीट्यूड 20 इतना बड़ा है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हमने 4 लिया जिसका छोटा है ना। तो इस तरीके से आप ग्राफ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं चीज़ें क्या है। अब देखिए 4/√2 जो है आरएमएस ही तो है, और ये भी तो आरएमएस ही है, तो अगर भागा देंगे यहाँ से भी डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा, और यहाँ से भागा देंगे, दोनों वैल्यू सेम देना चाहिए। 14/√2 को 5 को भागा देंगे, तो अभी मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, कहीं कोई आप लोग कन्फ्यूज़ करोगे तो मैं आप लोगों को बेशक कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर देता हूँ, कहीं तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कई बार आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हो जिसकी कोई हद ही नहीं होती। चलिए मैं बताता हूँ, 14 को अगर आप डिवाइड दोगे 5 से तो डाटा आ रहा है 2.828, 2 IRMS
2.828 एम्पियर, क्लियर, 2.82 एम्पियर, है ना, ये डाटा दिया। और 4/2 को भी करेंगे तो उतना ही आना चाहिए आरएमएस, है ना। चलिए हम करके देखते हैं। 4 डिवाइडेड बाय रूट का जो 4 डिवाइडेड बाय √2, यानी ये भी डाटा दे दिया आपका कितना, 2.828, एकदम एग्जैक्ट डाटा दिया। देखिए एग्जैक्ट डाटा है ये, ठीक है ना। तो आपको एनालाइज करना होगा किस तरीके से एसी है, किस तरीके से वेवफॉर्म्स के डाटा होते हैं। और ये जो लिख रहा हूँ Vm sin ωt, ये कोई अलग से कोई इसमें एलियन वाला कुछ भी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। आपका मैथ से जुड़ा चीज़ होते हैं कि किस तरीके से साइनोसॉइडल वेव को होता है। साइनोसॉइडल वेव मतलब कि क्या, कि साइन वेव का भी बोलता है ये, तो साइन थीटा का कोई वेव बोलता है। इसका मतलब साइन में एक छिपा है, यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसका, ये एक, ये यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, एक। सिमिलरली 20 sin ωt, इसका मतलब 20 ये है। अगर 4 sin होगा तो इसका मतलब 4 पीक वैल्यू है। कभी भी आरएमएस निकलना है तो ये ध्यान रहे, कभी भी ना आगे कभी भी चीज़ होती है, बच्चे क्या करते हैं फट से भागा देते हैं 20 से। आपको समझना पड़ेगा पीक वैल्यू क्या है और आरएमएस क्या है। इसीलिए हमने इससे पहले 3 लेक्चर आपको कराए हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जितना होगा ना, मेजरमेंट आप देखना, मशीन देखना, आपको कितने बेहतर तरीके से समझोगे, आपका पावर सिस्टम कितना अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें करते रहोगे तो चीज़ें बहुत स्टैंडर्ड वे में चले जाओगे। तो आई होप कि एक डाटा से आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया। हम एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे आप इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखें। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और उस चीज़ को आपको कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं जब हटता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार ध्यान नहीं रहता है। चलिए इस चीज़ को मैं कराता हूँ, चीज़ें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। एकदम बेसिक चीज़ है, आगे वाला चीज़ जो होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ए वोल्टेज सोर्स having V of t is equal to 100 sin ओमेगा। देखिए हो सकता है ओमेगा की जगह कई बार आपसे दिख जाए 314t, ऐसा दिख जाए। सिर्फ अगर ये डाटा कहीं दिख जाए, देखिए सिर्फ इतना दिख जाए तो इसका क्या मतलब होता है। इस क्वेश्चन में पूछेगा आपसे फाइंड मैक्सिमम वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, इस जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उसकी आवर्तकाल क्या होगी, टाइम पीरियड, है ना। बिल्कुल बेसिक चीज है, आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लेता है तो आप इन पैरामीटर को कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करके हम देखते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। ये देखिए, जरूर बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो जरूर क्वेरी करेंगे, एक एक चीज़ का आपको जवाब मिलेगा। मुझे नहीं लगता किसी भी हद तक कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम दिखे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बनाए जाते, एनालिसिस किए जाते हैं। और मेरी यही पूरी कोशिश होती है, क्वेश्चंस कोई भी बना देगा, फॉर्मूला रहेगा, कोई भी क्वेश्चंस को बता देगा, लेकिन उससे जीना होगा, एनालाइज करना होगा, उससे होके गुजरना पड़ेगा। आपको जैसे ही कोई बोला फट से पता चले, है ना। ये सब चीज़ अगर पता हो, आपके दिमाग में घूमना चाहिए एक्चुअली आरएमएस होता कहाँ है। और ये तो मैं अभी बताया हूँ कि √2 होता है और निकल गया डाटा। आगे आपको ये रियलाइज होगा कि एक्चुअली √2 ही क्यों होता है, वो डीसी के कितने के इक्विवेलेंट होता है। एक बल्ब अगर 100 वोल्ट पे, एक समझिएगा, एक बल्ब अगर 100 वोल्ट पे जल रहा है ना, तो वो एसी का कितना वोल्ट लेगा। अगर डीसी का 100 वोल्ट ले रहा है तो एसी का कितना वोल्ट लेगा, और उस टाइम वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम चर्चा करेंगे आगे। चलिए ये देखिए, Vm पूछा है, Vrms, मुझे नहीं लगता इन दोनों में कोई प्रॉब्लम होगा। अब तो आप सीख चुके होंगे। Vm जैसे ही बोलेगा यानी वेव का मैक्सिमम वोल्टेज है। अगर एक वेव, इस वेव को कोई बना पूछ ही दे कि खाली इस वेव को बना दिए, ये गिवन है, तो हम कहेंगे अच्छा ये पूछा है क्या, तो मैक्सिमम कितना है 100,
मैक्सिमम कितना है 100, ये वाला यहाँ से यहाँ तक के डाटा मैक्सिमम है, जिसको हम क्या बोलते हैं वी ऑफ टी। क्या बोलते हैं वी ऑफ टी, टाइम के रिस्पेक्ट में है ना। ओमेगा टी है, टाइम को हटा दो, ओमेगा को हटा दो, टाइम के रिस्पेक्ट में चलता रहेगा। थीटा ऐसे चलता है, विथ थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी। चलिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझते हैं 2 पाई है ये इसका और ये इसका पाई, ठीक है ना। जो बोला है साइन, चूंकि ये साइनोसॉइडल वेव है तो साइनोसॉइडल वेव है, इसका मतलब है साइन 314 टी के ग्राफ से चल रहा है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 100। अब सोचिए वी एम कितना, आपको देखते ही सर मैक्सिमम वैल्यू है 100 वोल्ट। कोई कहेगा वी आर एम एस कितना, आपको कि सर मैक्सिमम का √2 भाग होता है। √2 भाग यानी इतना को √2 भाग से भाग देंगे, यानी 0.707 70% वाला भाग लगभग होता है 70.7%। यानी 100 को कोई भागा दे दे √2 से तो वही वैल्यू होगा कौन वी आर एम एस, ठीक है ना। तो यानी 100/√2, हम वेब फॉर्म में भी एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाए। तो 70.7 यानी 100 इस तरीके से होता है, तो 70.7 वोल्ट जो होगा वो क्या होगा आपका आरएमएस वैल्यू होगा। अब अगेन दिस थिंग आपका फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी, यानी समझिएगा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर पूछा है तो एक फॉर्मूला याद रखना, ओमेगा बराबर जो होता है वो 2πf होता है, 2πf होता है। पहले भी हम जेड के टर्म में यूज़ किए हैं, एक्सेल वाला में, ओमेगा वाला में किए हैं। ये 2π ओमे, ये भी होता है फ्रीक्वेंसी। देखिए कई बार बच्चा हमको एक बार पूछ भी लिया था, ये भी होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल वेव की फ्रीक्वेंसी, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब समझिएगा ये पूरा साइकिल है तो वो फ्रीक्वेंसी में ये भी है फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ना इसमें 2π गुना हो जाता है। मतलब कि कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ से चला और कंप्लीट यहाँ तक चला तो फ्रीक्वेंसी है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो एंगल ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कोई कहता है तो 2π से गुना हो जाता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही ओमेगा बराबर क्या होता है 2π को गुना कर दीजिए वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ से, ठीक है ना। चलिए हालांकि आगे चर्चा कभी करेंगे, आगे अगर ऐसा चीज़ आता है तो बहुत सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। बाकी ये सब फिजिक्स में आप पढ़ते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए यहाँ पे देखिए, अब समझिएगा आपको ये दिया हुआ है, क्योंकि इसको किससे कंपेरिजन करेंगे जी, इस फॉर्मूला कंपेरिजन अगर कभी भी करना है तो देखिए किससे करेंगे, वी एम साइन ओमेगा वी टी, थीटा के जगह पे क्या हुआ था ओमेगा टी भी तो लिख सकते थे ना। तो देखिए टी तो रह गया, टी कॉमन रह गया, तो बचा क्या 314T किसके प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, 314T किसके प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो किसके प्रोपोर्शनल है दिस, तो यानी ओमेगा का मान कितना हो गया आपको, हो गया 314 बराबर 2π इंटू फ्रिक्वेंसी तो निकालना था, तो फ्रिक्वेंसी वगैरह अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 314/2π। अगर इन वैल्यू को निकालेंगे तो 314 डिवाइडेड बाय 2π, सॉरी वही रिपीट हो गया। इसको जब भी करेंगे तो यही वैल्यू आता है 50 हर्ट्ज। कितना आता है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। एग्जाम में बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब चूंकि बेसिक का चीज़ें हैं, लेकिन आगे जब आप कंपटीशन में जाओगे ना तो 314 जैसे ही दिखेगा आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि 50 हर्ट्ज है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं पे नहीं रुकेगा, इससे आगे बढ़ना होगा। तो ये चीज़ें आपको बड़ा फ्रिक्वेंट पता होना होता है कि अगर 314 जब भी दिख गया तो उसको जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा 50 हर्ट्ज आएगा, चूँकि तभी क्विट कर सकते हैं चीज़ों को और आगे बढ़ सकते हैं। आपके ये छोटे छोटे एग्जाम में ये दे देगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जब ओमेगा बराबर इतना होगा, ये साइनसॉइडल वेव ऐसा होगा तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, या 728 दे देगा, है ना, 628 दे देगा, मतलब 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। अब इसी ओमेगा से कर लिया। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी किसका होता है, आवर्तकाल का इन्वर्स होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कहता है 1 सेकेंड में जो जितना साइकिल लगा ले वो उसकी फ्रीक्वेंसी होता है। 1 सेकंड में कोई 10 चक्कर लगाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 10। और आवर्तकाल कहता है 1 चक्कर लगाने में जो जितना टाइम लगाता है, यानी उल्टा काम कर, 1 चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है, अब फ्रीक्वेंसी कह रहा है 1 साइकिल में जितना चक्कर लगा लेता है, तो एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। तो यानी ये इसका उल्टा हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आवर्तकाल का लिए अगर कोई बोले t = 1/50, अगर इसको भागा देंगे तो 0.02 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, आज तो मैं निकाल रहा हूँ और आप लोग भी ऐसे देखेंगे, आप लोग के लिए नया लगेगा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो ये सब एकदम फ्रिक्वेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इससे होकर इतने बार गुजरोगे कि ये सब चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि एक साइकिल को, इसका मतलब हो गया कि यानी टाइम पीरियड मतलब 0.02 सेकेंड, यानी डाटा क्या निकला
0.02 सेकेंड आवर्तकाल, टाइम है ना, समझिएगा। इसका मतलब समझिए, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में ये वेव कितने साइकिल कंप्लीट करता है, 50 बार। या तो यहीं पे 50 बार घुमा लो, या ऐसे ऐसे करके 50 बार चला जाता है, ऐसे ऐसे करके कितना बार, 50 बार चला जाता है। ऐसे ऐसे 2π की साइकिल 50 बार रिपीट कर लेता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। हालांकि ऐसी मशीन के अंदर पढ़ेंगे आपको एक एक चीज जीने लगोगे कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होता कैसा है, जनरेटर में किस तरीके से जनरेट होता है, पोल पे कैसे निर्भर करता है। और चलिए अब बचे आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कहता है एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगा भाई कंप्लीट करने में। तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल, तो 1 सेकेंड में कितना, 1/50, वो यानी इतने दूर में कितना टाइम लग जाएगा, 0.02 सेकेंड। तो जो भी डाटा बोला गया आपने कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से डाटा को आप कैलकुलेट करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।